हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग, नेचर, स्कोप इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और बहुत ही बेसिक क्लास है हमारी ये। तो इसमें हम परिभाषाएं देखेंगे और इसका क्षेत्र क्या है, प्रकृति कैसी है, मतलब कि स्वभाव एक प्रकार से कैसा है, देखने में कैसे लगता है, राजनीति विज्ञान कला है या विज्ञान है या फिर ये दोनों है, क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। तो आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखा है और उसके अंतर्गत लिखा है नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और उसके नीचे फिर लिखा है पॉलिटिकल साइंस एज स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, एज स्टडी ऑफ पावर एंड एज स्टडी ऑफ पावर, एज स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ऐसे करके दिया है। ठीक है। तो उसी इन्हीं जो आपका दिया है डेफिनेशन, इसी को हम आज देखेंगे। ठीक है। यूनिट फर्स्ट का ये है, तो इसका फर्स्ट टॉपिक जो है डेफिनेशन वाला, उसको हम देख रहे हैं। ओके। तो सबसे पहले हम इस शब्द की उत्पत्ति जो है इसको देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो राजनीति विज्ञान यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस शब्द पॉलिटिक्स शब्द से बना है। पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स शब्द से बना है, और पॉलिटिक्स शब्द जो है वो ग्रीक या यूनानी शब्द पॉलिस से बना है। ठीक है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स शब्द से बना है, और पॉलिटिक्स जो है वो जो एक यूनानी या ग्रीक लैंग्वेज है पॉलिस, उससे बना है। और इस पॉलिस का अर्थ होता है नगर राज्य, सिटी स्टेट इन्हें बोला जाता था एंसेंट ग्रीक में। ठीक है। जब आप वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ेंगे तो उसमें आप प्लेटो, अरिस्टोटल, इन सबको पढ़ेंगे तो आप वहाँ की व्यवस्था को जान पाएंगे। ठीक है। हालांकि हम आपको थोड़ा आज बताएंगे भी। ओके। तो नगर राज्य का मतलब क्या है, अर्थात नगर राज्यों की स्थिति, कार्यप्रणाली एवं अन्य गतिविधियों से संबंधित विषयों का अध्ययन करने वाले विषय को ग्रीस निवासी पॉलिटिक्स कहते थे। अर्थात जो विषय उन नगर राज्यों की स्थिति का और उसकी कार्य प्रणाली का क्या वो वर्क करते थे, और उसकी अन्य जो गतिविधियां थी उसका जो अध्ययन करते थे, या उससे संबंधित जिस विषय का अध्ययन करते थे, ग्रीक निवासी उसे पॉलिटिक्स कहते थे। ठीक है। तो इसी को मतलब कि पॉलिटिक्स कहते थे, और पॉलिटिक्स से मिलकर जो है आज राजनीति विज्ञान, आप पॉलिटिकल साइंस देखते हैं। ठीक है। तो ये शब्द की उत्पत्ति हुई। अब ये पॉलिस कैसे थे उस समय, या ये सिटी स्टेट कैसे थे, तो ये सिटी स्टेट वैसे ही थे जैसे आज आप गांव देखते हैं। इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी। आप देखिए ये प्लेटो की जो रिपब्लिक रचना है उसमें ये एक आंकड़ा मिलता है कि वो इतनी जनसंख्या थी। ठीक है। तो ये नगर राज्य जो थे वो आज के गांवों के जैसे थे, लेकिन इनके पास जो पावर थी, जो शक्ति थी, वो आज के राज्यों के समान थी। राज्यों का मतलब यहाँ स्टेट है, और स्टेट का मतलब यहाँ देश से है। अर्थात पॉलिटिकल साइंस में किसी देश को ही हम राज्य कहते हैं। ठीक है। तो अभी हम जब राज्य को पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो इनकी जनसंख्या आप जानते हैं इतनी थी, इतनी होती थी, लेकिन इनके पास जो पावर थी, जैसे आज भारत है तो जिस प्रकार की शक्ति आज भारत के पास है, उसी प्रकार की शक्ति उस समय के सिटी स्टेट के पास थी। अर्थात वो सॉवरेन थे। कोई भी जो है वो डिसीजन ले सकते थे, अपने नागरिकों पर कोई भी आदेश या निर्देश दे सकते थे। ये पावर थी उनके पास, लेकिन वो छोटे होते थे, और वो जो छोटे होते थे वो आज के गांव जैसे। ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। गवर्नर है, उनकी एक परिभाषा है कि राजनीति विज्ञान की उतनी ही परिभाषाएं हैं जितने कि राजनीति विज्ञान के लेखक हैं। ठीक है। तो ये परिभाषाएं आप याद रख के चलिए। अब हम अप्रोच देखते हैं। हमने शब्द की उत्पत्ति देख ली, कहाँ से हुई, यूनान से हुई। और उस समय जो यूनान था वहाँ जो नगर राज्य थे, उन्हीं का अध्ययन करने वाले विषय को वो पॉलिटिक्स कहते थे, और नगर राज्य जो थे उन्हें हम पॉलिस कहते थे इंग्लिश में। ठीक है।
वो गार्नर परिभाषा हम देख लिए। अब हम ट्रेडिशनल अप्रोच देखते हैं। अब अप्रोच बना क्यों, या परंपरागत आधुनिक अप्रोच या क्यों आया, क्यों बना, इसको हम थोड़ा जान लेते हैं। आप जानते हैं कि 2 विश्व युद्ध हुए हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1418 तक हुआ और 19 में पेरिस की संधि से जो है, यानी कि 1919 में जो पेरिस की संधि हुई, वहाँ से जो फर्स्ट वर्ल्ड वार की समाप्ति की गई। लेकिन फिर सेकंड वर्ल्ड वार हो गया, जो 1939 से 45 तक चला। ठीक है। जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ तो जो पॉलिटिकल साइंस या स्टेट से रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, स्टेट से रिलेटेड जो विचारक थे, जो राजनीतिक विज्ञान के विचारक थे, उनमें बड़ा हड़कंप मचा। उन्होंने कहा कि ये युद्ध क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो राजनीतिक विज्ञान के विचारकों ने इसका बहुत बारीकी से अध्ययन करना प्रारंभ किया और उन्होंने फिर कहा कि हाँ, ये जो राजनीतिक विज्ञान है ये बहुत ही एक पुरानी अप्रोच से इसका अध्ययन हो रहा है, और क्योंकि अब परिस्थितियां बदल गई, समय बदल गए, तो अब हमें नए ढंग से इसे देखना चाहिए। तो जो आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही जो सेकंड वर्ल्ड वार के पहले के जो अध्ययन थे राजनीतिक विज्ञान के, उनको उन्होंने कहा कि ये तो परंपरागत अप्रोच है, पुराने दृष्टिकोण की बातें हैं, हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो नए हैं। तो वो नए क्या किए अध्ययन, उसको तो हम अभी देखेंगे ही, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि ये हम परंपरागत जो है, ये पुरानी चीज़ें हैं, ये आज के समाज में ये अच्छा रन नहीं कर पा रही हैं। और ऐसा ज़रूर है, बहुत मूल्य प्रधान ये नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन सोसाइटी या मानव स्वभाव ऐसा है नहीं, क्योंकि पावर उसे चाहिए। इस तरह की बात मॉडर्न अप्रोच के लोग करते हैं, तो अभी उनको हम देखेंगे, लेकिन हम ये तो देख लें कि परंपरागत दृष्टिकोण कैसा है। ठीक है। तो परंपरागत दृष्टिकोण में सबसे पहले हम राज्य का अध्ययन करते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो अध्ययन हुआ राजनीतिक विज्ञान का वो राज्य के रूप में हुआ, और राज्य के अध्ययन को ही उन्होंने राजनीतिक विज्ञान माना। ठीक है। तो आपका एक टॉपिक है कि पॉलिटिकल साइंस एज स्टडी ऑफ स्टेट। ठीक है, तो वो वाला टॉपिक चल रहा है। ओके। तो अब राज्य जो शब्द है इसको थोड़ा हम जान लेते हैं, क्योंकि राज्य का मतलब यहाँ यूपी एमपी जैसे राज्यों से नहीं है। राज्य का मतलब यहाँ एक सॉवरेन स्टेट से है, जो एक देश को इंडिकेट करता है। ठीक है। जैसे भारत है, तो भारत को हम राजनीतिक विज्ञान के लैंग्वेज में स्टेट बोलेंगे, क्योंकि हर एक विषय की अपनी लैंग्वेज होती है। भाई मैथमेटिक्स के भी है, उसी प्रकार राजनीतिक विज्ञान के भी है। तो स्टेट है क्या, इसको थोड़ा हम समझते हैं, फिर आप समझ पाएंगे। ठीक है। बहुत ही समराइज तरीके से इसे समझेंगे, क्योंकि स्टेट का टॉपिक तो आपको पढ़ना ही है अलग से। ठीक है। तो नोट करके हमने लिखा है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि 1648 में वेस्टफेलिया की संधि हुई थी, और इस संधि में यह निर्धारित हुआ कि राज्य के 4 तत्व होते हैं। और वो 4 तत्व कौन से होते हैं, तो कहा गया कि भाई हम राज्य उसे कहेंगे, या राज्य वो कहा जाएगा जिसके पास अपनी एक भूभाग हो, और उस भूभाग पर, अर्थात एक उसके पास लैंड हो, भूभाग हो, उस पर पॉपुलेशन निवास करती हो, जनसंख्या निवास करती हो, और उस जनसंख्या को, उस जनता को कंट्रोल करने के लिए, और जो समाज के संसाधन हैं उनका उचित रूप से वितरण करने के लिए एक सरकार चाहिए। और क्योंकि सरकार के पास अपनी एक सॉवरेंटी भी होनी चाहिए, नहीं तो वो निर्णय कैसे लेगा, किसी को आदेश निर्देश कैसे देगा। तो इस प्रकार जो है राज्य के 4 तत्व आते हैं। एक हमारा क्या है, भूभाग है, दूसरा पॉपुलेशन है, तीसरा हमारा क्या है, सरकार है, और चौथा हमारा क्या है, सॉवरेंटी है। तो इन 4 तत्वों के मेल से एक नया इंस्टीट्यूशन बनता है जिसे हम स्टेट कहते हैं, और सॉवरेंटी सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है। ठीक है। सॉवरेंटी क्या है कि हम आंतरिक और बाह्य दृष्टि से कोई भी आदेश निर्देश दे सकते हैं, कोई भी निर्णय ले सकते हैं, ये पावर होती है। सॉवरेंटी एक पावर का परिचायक है। भाई इंडिया चाहे तो वो जितने भी अमेरिका है, यूएस है,
जितने भी देश हैं, अदर देश हैं, उनके साथ संबंध बनाए या ना बनाए, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और भारत सरकार चाहे तो अपने भूभाग अर्थात भारत के अंतर्गत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, व्यक्ति हो और कोई भी संगठन हो, उसको आदेश निर्देश दे सकता है। ये पावर है उसके पास, यही तो सॉवरेंटी है। तो सॉवरेंटी ये है। तो राज्य के 4 तत्व होते हैं। ब्लंटसली कहते हैं कि राजनीति शास्त्र वह शास्त्र है जिसका संबंध राज्य से है। अब राज्य क्या होता है आप समझ गए हैं। तो ब्लंटसली कहते हैं कि राजनीति शास्त्र वह शास्त्र है जिसका संबंध राज्य से है, जो कि राज्य के आधारभूत तत्वों, उसके तत्व क्या हैं तो अभी हम बता चुके हैं, 4 तत्व हैं। उसके आधारभूत तत्वों, उसकी प्रकृति, नेचर कैसा है। नेचर का मतलब वो कल्याणकारी प्रवृत्ति क्या है, लोगों का कल्याण करता है या फिर लोगों पर निरंकुशता का व्यवहार करता है, उन पर मनमानी पन करता है, कोई भी आदेश निर्देश ऐसे ही दे देता है चाहे व्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट ही क्यों न हो जाए, तथा उसके विविध स्वरूपों एवं विकास को समझने का प्रयास करता है। विकास का मतलब राज्य का विकास, डेवलपमेंट कैसे हुआ, हम डेवलपमेंट को भी पढ़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं पहले आदिम समाज, फिर प्राच्य राज्य, कबीलाई राज्य, फिर जो है यूनानी राज्य आता है, और ऐसे ऐसे करके स्टेट का डेवलपमेंट होता है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो ब्लंटसली की ये परिभाषा रही। डॉक्टर गार्नर की परिभाषा है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ये बहुत पॉपुलर जो है डेफिनेशन है। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी को, हर एक स्टूडेंट को ये याद रहता है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य से होता है, तो आपको भी याद होना चाहिए। प्रोफेसर लास्की कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मानव जीवन से है। ठीक है। गैरिस का परिभाषा है कि राजनीति विज्ञान में राज्य के अतीत, अर्थात राज्य का अतीत कैसा था, वर्तमान इस समय का राज्य कैसा है, और भविष्य, तीनों कालों का ही अध्ययन किया जाता है। अर्थात भाई अतीत क्या था राज्य का, वर्तमान कैसा है और भविष्य कैसा होगा, इसका अध्ययन किया जाता है। इसका हम डिस्क्रिप्शन लिखे हैं, नीचे देखिए। राज्य का अतीत या ऐतिहासिक स्वरूप। ठीक है। तो अतीत में राज्य को नगर राज्य कहा जाता था। भाई जो एंशिएंट ग्रीक था, प्राचीन यूनान था, उसमें क्या था, राज्य को नगर राज्य कहा जाता था। और जब मध्यकाल आया तो मध्यकाल में राज्य में ईश्वर का अंश मानते हुए जो राजा था या राज्य था, उसे जो है ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। और जब आप ऑरिजिन ऑफ द स्टेट पढ़ेंगे, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ेंगे, तो उसमें आप दैवीय सिद्धांत पढ़ेंगे, जो एंशिएंट थ्योरी मानी जाती है, प्राचीन और काल्पनिक सिद्धांत माना जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि भाई राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, ईश्वर ने किया है। क्यों किया, क्योंकि पृथ्वी पर अराजकता व्याप्त थी, उसको नष्ट करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए, उस अराजकता में व्यवस्था बनाने के लिए ईश्वर ने राजा को भेजा। और क्योंकि राज्य और राजा में अंतर पहले नहीं किया जाता था, इसलिए दोनों एक जैसे प्रयोग होते थे शब्द। ठीक है। और उस समय राजा की आज्ञा सर्वोपरि कानून था। भाई राजा कोई भी आज्ञा, आदेश, निर्देश दे दे तो वही कानून है, उसे आज के जैसे संसद में पारित नहीं करना होता था, या कोई नागरिक उसको चुनौती नहीं दे सकता था कि ये कानून खिलाफ है। जैसे आजकल आप किसान आंदोलन वगैरह देखते हैं, तो ऐसा नहीं था पहले। भाई राजा कोई भी अगर निर्णय लेता था तो वो सर्वोपरि सुप्रीम लॉ था, उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति जो है आक्षेप नहीं लगा सकता था कि ये हमारे विरुद्ध है, हमारे खिलाफ है। ठीक है, ऐसी बात थी। राज्य की उत्पत्ति, उसके संगठन और उसके आधारभूत तत्वों का विश्लेषण किया जाता था। तो विश्लेषण में राज्य की उत्पत्ति में कहा जाता था राज्य की उत्पत्ति कैसे है। तो कुछ लोग कहते थे भाई राजा मतलब कि राज्य की उत्पत्ति तो ईश्वर ने की है, जबकि कुछ विचारक, अरस्तु जैसे विचारक कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर ने नहीं किया है, राज्य की उत्पत्ति एक विकास के परिणाम स्वरूप हुआ है। क्योंकि जब आदिम समाज था, भाई पृथ्वी की उत्पत्ति होते ही आदिम समाज आता है,
और मनुष्य एक निपट जंगली टाइप का था। उस समय मनुष्य, एक स्त्री और एक पुरुष संसर्ग में आए और उनके संसर्ग से एक परिवार बना, एक बच्चा जब पैदा हुआ तब परिवार बना, और परिवारों से मिलकर समाज बना, और समाजों का विस्तृत रूप ही राज्य है, ऐसी बात अरस्तू करते हैं। उसका संगठन कैसे हुआ? तो बहुत सारे सिद्धांत हैं जो आंगिक सिद्धांत देंगे। आप जब इंडियन पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ेंगे तो उसमें मनु कौटिल्य को पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने सप्तांग सिद्धांत की बात की है, ठीक है, तो इसको भी पढ़ा जाएगा। और उसके आधारभूत तत्वों का विश्लेषण किया जाता था। यूनानी शासन व्यवस्था प्रजातांत्रिक विचारों का विकास, राजनीतिक क्रांतियाँ एवं उसके कारण और परिणाम की बात करता था। तो आप जानते हैं कि यूनान जो था, एंसेंट ग्रीक था, उसमें प्रजातांत्रिक विचारों, वहाँ प्रजातंत्र प्रचलित था लेकिन आज के जैसा नहीं था। उसका विकास वहाँ हुआ, राजनीतिक क्रांतियाँ हुई वहाँ कई सारी, और उसके कारण और परिणाम की बात किया, ठीक है। राज्य के सिद्धांत, उद्देश्य एवं प्रभुसत्ता का ऐतिहासिक स्वरूप क्या रहा, इसकी भी बात ये लोग करते थे, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, राज्य का वर्तमान स्वरूप क्या है। तो राज्य अतीत के क्रमिक विकास का ही परिणाम है, ठीक है भाई। अतीत में जो डेवलपमेंट हुआ, जो आज आप स्टेट को देख रहे हैं, वो अतीत के विकास का ही परिणाम है, ठीक है। और विकास कैसे हुआ अभी हमने आपको बताया। राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण हुआ भाई। आप एंसेंट में नगर राज्य थे, मध्यकाल में चर्च का प्रभुत्व बढ़ा, धर्म का प्रभुत्व बढ़ा, और जो एक धार्मिक राज्य की संकल्पना आई। लेकिन आज के जो स्टेट है वो राष्ट्र राज्य हैं, नेशन स्टेट हैं, ठीक है, उनका निर्माण हो गया है। और आज तो विश्व राज्य की कल्पना की जाती है, विश्व राज्य की कल्पना आज की जाती है कि विश्व में एक ऐसी इंस्टीट्यूशन होगा जो सारे राज्यों को नियंत्रित करेगा, जैसे यूएनओ है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ है, ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कुछ भूमिका निभा रहा है जो सभी राज्यों को नियंत्रित कर रहा है, ठीक है। विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, भाई यूएनओ हुआ, सार्क हुआ, आसियान हुआ, ये सब आप थर्ड ईयर में पढ़ेंगे। तो इन सब का भी अध्ययन ये लोग करते हैं, मतलब कि आज के दृष्टिकोण से। संधि एवं समझौते जो हुए हैं, लोक कल्याणकारी संस्था के रूप में राज्य का अध्ययन, ठीक है। तो राज्य का अध्ययन इस अप्रोच से मतलब कि होता है, ठीक है। तो राज्य वाला टॉपिक हम जब पढ़ेंगे तो ये तो पढ़ेंगे एंसेंट वाला, फिर वर्तमान में क्या है और भविष्य में। भाई अब हम थोड़ा यहाँ अंतर किए कि राज्य और राष्ट्र में अंतर क्या है, इसको आप देख लीजिए। राज्य हम उसे कहते हैं जिसमें एक भूभाग होता है, उस पर जनता निवास करती है, और सरकार होती है, सरकार में सॉवरेंटी होती है, इसे हम राज्य कहते हैं। लेकिन राष्ट्र की जब बात आती है, नेशन की बात आती है, तो उसमें किसी विशेष ध्यान से देखिए, किसी विशेष भाषा, लैंग्वेज, धर्म, रिलीजन, जाति, कास्ट, नस्ल, रेस, रंग या कलर, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन के आधार पर एक साइकोलॉजिकल यूनिटी या मनोवैज्ञानिक एकता ही राष्ट्र है। जैसे आप सुने होंगे हिंदू राष्ट्र की बात कभी कभी करते हैं बीजेपी वाले, ठीक है। मुस्लिम राष्ट्र की बात भी कई लोग, भाई पाकिस्तान है वो मुस्लिम राष्ट्र है। तो ये राष्ट्रवाद का एक नारा होता है जो मनोवैज्ञानिक एकता पर आधारित होता है। इसमें साइकोलॉजिकल यूनिटी होता है भाई। जहाँ धर्म की बात होती है, आप जानते हैं कि भाषा के आधार पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जाति के नाम पर, नस्ल के आधार पर। आप हिटलर का नाम सुने होंगे। हिटलर ने जो जर्मनी में राष्ट्रवाद को बढ़ाया और वहाँ का तानाशाह बना, तो उसने नस्ल के आधार पर ही तो किया, क्योंकि नाजी जो एक नस्ल थी उसको उन्होंने मतलब हिटलर ने कहा कि भाई ये तो विशेष प्रकार की नस्ल है जिसे ईश्वर ने विशेष प्रकार से बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि ये अन्य जो लोग इस पृथ्वी पर हैं उन पर नियंत्रण स्थापित कर उनको व्यवस्था दे सके, उनको आदेश निर्देश दे सके, क्योंकि ये नस्ल जो हमारी नाजी नस्ल है अधिक बुद्धिमान है, इसे ईश्वर ने विशेष प्रकार से बनाया है।
और जो दूसरे लोग हैं वो बेवकूफ़ हैं, उन्हें सभ्यता का पाठ हम ही लोग पढ़ाएंगे, ऐसी बात ये कर देते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई। ठीक है, राज्य का भावी स्वरूप कैसा होगा? राज्य का भावी या भविष्य का स्वरूप कैसा होगा? राज्य के अतीत तथा वर्तमान के आधार पर राज्य के भावी आदर्श एवं कल्याणकारी स्वरूप की कल्पना की जाती है। भाई हम कल्पना कब कर सकते हैं? भाई अपने जीवन में ही आप देखिए, आप अपने जीवन के अतीत काल को देखिए, वर्तमान काल, और इसके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि भविष्य में हम क्या कर सकते हैं, भविष्य में हमारा चरित्र या हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा, इसका मूल्यांकन आप कर सकते हैं। उसी प्रकार राज्य का भी किया जा सकता है। भाई राज्य अतीत में कैसे था, वर्तमान में कैसा है, और इसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भविष्य में राज्य कैसा होगा। ठीक है, अतीत एवं वर्तमान की त्रुटियों एवं असफलताओं, जो अतीत में हमारी त्रुटियां हुई हैं, जो असफलताएं हुई हैं, उसके दुष्परिणामों के अनुभवों से भविष्य का पथ प्रशस्त होता है। बहुत ही मस्त और इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अतीत में जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, और वर्तमान में जो है, उसके एक्सपीरियंस के बेस पर आप कह सकते हैं कि हमारा जो भविष्य होगा कैसे होगा, क्योंकि इन्हीं के आधार पर तो हमारा भविष्य बनता है। ठीक है, तो राज्य के नियम पर भी लागू होता है ये। ओके, तो ये राज्य का अध्ययन वाला हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं सरकार का अध्ययन। सरकार का अध्ययन हम करते हैं। अब लिकाउ की परिभाषा है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित शास्त्र है। भाई अभी राज्य 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 है क्या? राज्य आपको दिखता है? राज्य से तो आप मिले नहीं होंगे कि ये राज्य साहब जा रहे हैं, इनसे हाथ मिला लिया जाए, नहीं मिले होंगे। तो क्यों बार बार राज्य का अध्ययन, राज्य का अध्ययन? सरकार का अध्ययन होना चाहिए। कुछ विचारक ये कहते हैं, और ये कहते हैं कि राज्य एक अमूर्त संरचना है। भाई राज्य को हम देख नहीं सकते, अमूर्त है। भाई सरकार ही राज्य का मूर्त रूप है, और सरकार को आप सभी देखते हैं। सरकारों को वोट आप देते हैं आज तो, और पीछे जो राजतंत्रिक व्यवस्था थी उसमें तो राजा हुआ करते थे, उसमें वोट की कोई सवाल ही नहीं था, चुनाव होता ही नहीं था, क्योंकि वो तो विशेषाधिकार उनका था। समझ रहे हैं? वंशानुगत व्यवस्था थी, राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, जबकि आज ऐसा नहीं है। ठीक है, तो राज्य का मूर्त संरचना है, राज्य को हम देख नहीं सकते, सरकार ही उसका मूर्त रूप है, इसलिए सरकार का अध्ययन होना चाहिए। कुछ विचारक ऐसा कहते हैं, और ये कहते हैं कि प्राचीन काल में निरंकुश राजतंत्र था, जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी, उसकी जगह पर आज हम लोकतांत्रिक सरकारें देखते हैं। इसलिए सरकार में बदलाव आया है। भाई पहले निरंकुश राजा था, वो कोई भी आदेश निर्देश देता था, लेकिन आज तो लोकतांत्रिक सरकारें हैं। समझ रहे हैं? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, आप वोट देते हैं, पहले ऐसा नहीं था। समझ रहे हैं? तो सरकारों में परिवर्तन आया, इसलिए सरकार का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। राजा की आज्ञा ही सर्वोपरि कानून था। कब? जब निरंकुश राजतंत्र था। परंतु आज के सरकार के तीनों अंगों, सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो इनमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्रियाशील है, प्रचलित है। और आप जानते हैं कि भाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका दोनों अलग हैं, और इन दोनों से ज़्यादा अलग न्यायपालिका आपको लगती होगी, क्योंकि न्यायपालिका को कहा जाता है कि संविधान का संरक्षक है, पहरेदार है, जो संविधान को रक्षित करता है। और इन दोनों, कार्यपालिका व्यवस्थापिका से एकदम अलग है। हालांकि ये दोनों भी अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलता है, जो व्यवस्थापिका में लोग होते हैं वही कार्यपालिका का भी रूप, या फिर कार्यपालिका में भी आपको दिखते होंगे। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आज प्रचलित है, जबकि एंशिएंट टाइम में ऐसा नहीं था। भाई राजा में ही कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका थे। वो कोई भी आदेश निर्देश देता था और उसे लागू भी करवाता था, और कोई गलती होती थी तो निर्णय करता था, न्याय करता था भाई राजा ही। तो तीनों रूप तो उसमें ही थे, लेकिन आज तो प्रच अलग हो गया है। भाई व्यवस्थापिका में आप संसद देख सकते हैं, कार्यपालिका मंत्रिपरिषद है, न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आप देखते हैं। ठीक है, तो
एंशंट टाइप में ऐसा नहीं था। तो सरकार तो बदली है, इसलिए सरकार का अध्ययन हम करना चाहिए हमें यार। क्यों हम राज कर रहे हैं, ऐसी बात ये लोग करते हैं। राजा की आज्ञा कानून ना होकर लोकतांत्रिक सरकारों की वास्तविक शक्ति जनता में निहित है। भाई जो राजतंत्रीय व्यवस्था में था कि राजा ही जो है सारी शक्ति का स्रोत था और कोई भी आदेश निर्देश देता था, जबकि ऐसा नहीं है आज। भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जिसमें वास्तविक शक्ति जनता में निहित है। जनता ही सरकारें चुनती है, उसको बनाती है, उसको बिगाड़ती है, वो जनता के पास वो शक्ति है। समझ रहे हैं। और आप जब अपने संविधान का प्रियम्बल पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि जो अंतिम स्रोत है शासन का वो जनता को माना गया है। समझ रहे हैं। और जनतंत्र का ये आधारशिला ही है, पॉपुलर सॉवरेंटी है। तो ये सरकारें बदली, इसलिए सरकारों का अध्ययन किया जाना चाहिए। सरकारें ही बदली हैं इसलिए इनका तो अध्ययन किया ही जाना चाहिए। ये बात ये लोग करते हैं। सीले कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान शासन के तत्वों का अनुसंधान उसी प्रकार करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव विज्ञान जीवों का, बीजगणित अंकों का तथा रेखा गणित स्थान एवं लंबाई चौड़ाई का करता है। उसी प्रकार राजनीति शास्त्र शासन के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे ये सब करते हैं। ऐसी बात सीले करते हैं। लेकिन अब ये बताइए आप कि हम सरकार का ही अध्ययन अगर करें तो सरकार कहाँ रह के काम करेगी? आसमान में उड़ के काम करेगी? भाई एक ज़मीन तो होनी चाहिए चलने की, वो है ही नहीं। उसका आप अध्ययन करेंगे ही नहीं तो वो आसमान में टंग के तो हवा में तो काम करेगी नहीं। इसलिए कहा जाने लगा कि भाई राजनीति विज्ञान जो है राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन है। और कहा गया कि किसी एक के अभाव में दूसरे का अध्ययन नहीं किया जा सकता। भाई अब जो राज्य है या सरकार है, इनमें से किसी को हटा दीजिए तो वो फिर व्यवस्था बन नहीं पाएगी। भाई जो जिसलिए हमने राज्य को बनाया, सरकार को बनाया, वो होने लगेगा। हमने शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार बनाया, राज्य बनाया। हमने अपराध को रोकने के लिए राज्य बनाया, सरकार बनाया। हमने अराजकता को रोकने के लिए राज्य बनाया, सरकार बनाया। अगर इन दोनों में से कोई किसी का अभाव हो जाए तो वो अव्यवस्था फिर आ जाएगी और बलवान वही निर्बल व्यक्ति को सताएगा, मारेगा, प्रताड़ना करेगा, वही एक जंगल राज्य बन के रह जाएगा। तो क्या मतलब है? इसलिए हमें दोनों का अध्ययन करना चाहिए, ये लोग कहते हैं। ठीक है। यदि राज्य एक अमूर्त संरचना है, भाई राज्य मान लेते हैं एक अमूर्त संरचना, उसे हम देख नहीं सकते, तो सरकार उसे मूर्त व भौतिक रूप प्रदान करती है। राज्य से आप नहीं मिल पाते होंगे लेकिन सरकार से आप रूबरू होते रहते हैं। तथा इस प्रकार यदि राज्य प्रभुसत्ता को धारण करने वाला है, भाई राज्य क्या है? प्रभुसत्ता या संप्रभुता, सॉवरेंटी को धारण करने वाला है। राज्य में संप्रभुता होती है लेकिन सरकार उस प्रभुसत्ता का उपयोग करती है, उपभोग करती है, प्रयोग करती है और उसके माध्यम से राज्य के अंतर्गत शांति व्यवस्था को बनाए रखती है और उसके अंतर्गत रहने वाले नागरिकों के जीवन को विकसित भी करती है, उनके व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। ठीक है। तो इसलिए हमें दोनों का अध्ययन करना चाहिए। गिलक्राइस्ट अपनी परिभाषा देते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका अध्ययन करता है राजनीति विज्ञान। ठीक है। डिमोंग की परिभाषा है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधक सरकार से है। ठीक है। पॉल जेनेट कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार यानी कि बेस तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। ठीक है। ये पॉल जेनेट का परिभाषा है। लेकिन अब ये बताइए कि हम सरकार का अध्ययन कर रहे हैं, राज्य का अध्ययन कर रहे हैं और इन दोनों का ही अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन हम कहाँ दिख रहे हैं? इसमें मानव कहाँ है? मानव का तो अध्ययन हम कर ही नहीं रहे हैं। तो राज्य और सरकार का अध्ययन करने से क्या मतलब है? भाई हमारा कोई वैल्यू ही नहीं है इसमें, तो क्या मतलब उसको अध्ययन करने से? इसलिए कुछ विचारक आते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं है, राजनीति विज्ञान मानव तत्व के संदर्भ में भी अध्ययन है।
भाई मानव व्यवहार का भी तो अध्ययन होना चाहिए इसमें, समझ रहे हैं? नहीं तो क्या मतलब है, आप राज्य का अध्ययन कर लीजिए और कह दिए सभी मनुष्य का जीवन अच्छा हो गया, तो आप कैसे कह सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। तो ये विचारक कहते हैं कि राज्य एवं सरकार का निर्माण मनुष्य के हित के लिए हुआ है। हमने अपने हित के लिए हम लोगों ने बनाया है राज्य सरकारें, समझ रहे हैं? और हित क्या है? हमारी सुरक्षा बनी रहे, जो अव्यवस्था फैले समाज में उसे रोका जा सके, और हमारी संपत्ति, हमारे स्वास्थ्य, हमारे जो भी रोटी कपड़ा मकान उसकी सुरक्षा के लिए कोई हो, और वो सरकार ही होती है। ठीक है, अतः मानव संदर्भ में भी इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। राजनीति विज्ञान तो हवा वाली बात हो जाएगी, हम होंगे नहीं उसमें, तो क्या मतलब है इसमें? क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं जो बनाई गई है हमारे लिए ही बनाई गई है, इसलिए मानवों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। ऐसी बात, यानी कि मानव के संदर्भ में भी इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। तो लास्ट कहते हैं कि राजनीति विज्ञान संगठित राज्यों के संदर्भ में, ये दोबारा रिपीट हो रहा है परिभाषा शायद, कि राजनीति विज्ञान संगठित राज्यों के संदर्भ में मानव जीवन के अध्ययन से संबंधित है। अब जो है परिभाषा करेक्ट आ रही है धीरे धीरे, कि भाई राजनीति विज्ञान संगठित राज्यों, जो संगठन है राज्यों का, अब राज्यों के संगठन तो चार तत्व होते ही हैं, सरकार है उसमें, जनता है, सबका है, लेकिन मानव जीवन के अध्ययन से भी है, समझ रहे हैं? हरमन हेलर कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण इसकी मानव संबंधी मौलिक अवधारणाओं द्वारा होता है। राजनीति विज्ञान के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण इसकी मानव संबंधी मौलिक फंडामेंटल है, उसकी अवधारणाओं द्वारा होता है। ठीक है, राजनीति विज्ञान इस तथ्य का अध्ययन करता है कि व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार एवं स्वतंत्रता प्राप्त हैं। ठीक है भाई, इसमें यह भी तो देखें कि भाई व्यक्ति की स्थिति क्या है, उसे कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं और स्वतंत्रता किन कैसे कैसे मिली है, तथा समाज के विभिन्न समुदायों व वर्गों के प्रति सरकार की नीतियां किस प्रकार की हैं। भाई एक राज्य के अंतर्गत कई सारे समाज हो सकते हैं, कई सारे समुदाय हो सकते हैं, तो सरकार की जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, वो जो समुदाय है उनके प्रति कैसी हैं, अच्छी है, बुरी है, किस प्रकार की है, इसका अध्ययन तो हम करेंगे, तभी तो हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन कर पाएंगे पूर्ण रूप से। ठीक है, तो इसकी बात करता है अधिकार स्वतंत्रता। ठीक है, तो यहाँ आपको जो इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट देखने को मिलता है। ठीक है, अब हमने नोट करके रखा है कि प्रथम 3 दृष्टिकोण की तुलना में चौथा दृष्टिकोण अधिक तर्कसंगत एवं उचित है। ये उचित है, ठीक है, क्योंकि इसमें सभी शामिल हैं। भाई इसमें सरकार भी है, राज्य भी है और मानव भी है। भाई मानव के लिए जो सरकार नीतियाँ बनाती है, उसके स्वतंत्रता अधिकार की रक्षा करती है, इन सब का है, तो इसलिए ये परफेक्ट डेफिनेशन है। ओके, अब हम परंपरागत जो हमने अभी परिभाषा पढ़ी कि राज्य का अध्ययन सरकार का, सरकार राज्य दोनों का, ठीक है, या फिर उसमें मानव संबंध का भी, तो इसका क्षेत्र क्या, स्कोप क्या है, स्कोप का मतलब क्या होता है जान लीजिए आप। जैसे आपको कॉलेज में मिला होगा, वो आपको सिलेबस मिलता है, तो सिलेबस ये इंडिकेट करता है कि आपको कहाँ कहाँ किस किस एरिया तक पढ़ना है, मतलब कि इतने एरिया में आपको पढ़ना है, इसके बाहर कहीं भी आपको नहीं पढ़ना है। तो यही काम परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र का भी है। ये इसी एक एरिया के अंतर्गत रहकर अध्ययन इनका करते हैं, इसके बाहर नहीं जाते। ठीक है, तो एक पैरामीटर डिसाइड होता है कि ये इसी का अध्ययन करेंगे। किसका करेंगे, तो हम देखते हैं मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन। ठीक है, मानव जीवन की राजनीतिक पक्ष का अध्ययन राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में आता है। जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स है उसका अध्ययन पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में आता है। ओके, लास्की कहते हैं कि राजनीति विज्ञान संगठित राज्यों के संदर्भ में मानव जीवन से संबंधित है। ये परिभाषा 3 बार रिपीट हुई है, आपको तो याद हो जानी चाहिए। अभी स्कोप हम देख रहे हैं, तो आपको स्कोप जो लिखा है डेफिनेशन में ही, तो स्कोप आपका कवर हो रहा है। ठीक है, तो हमने पहले देखा मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन, ये स्कोप था उसका।
ठीक है, परंपरागत राजनीति विज्ञान का। दूसरा था राज्य का अध्ययन। तो गैटिल कहते हैं राजनीति विज्ञान राज्य कैसा था, कैसा था मतलब पीछे कैसा था का ऐतिहासिक गवेषणा। हम एक हिस्टोरिकल उसका एनालिसिस करेंगे। राज्य कैसा है का विश्लेषणात्मक अध्ययन, उसका हम सिस्टमेटिक एनालिसिस करेंगे। और राज्य कैसा होना चाहिए का राजनीतिक व नैतिक परिकल्पना, एक हाइपोथेसिस करना, एक मोरल हाइपोथेसिस करना, परिकल्पना करना कि राज्य कैसा होना चाहिए। और आप भी सोचिए कि आपके दृष्टिकोण में राज्य कैसा होना चाहिए, क्योंकि राज्य आप पढ़ चुके हैं क्या है। अभी राज्य को हम स्पेशल तरीके से नहीं पढ़े हैं, राज्य का टॉपिक है आप में, ठीक है, तो उसको तो पढ़ेंगे ही हम। लेकिन अभी आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा, तो उस बेस पर आप कल्पना करिए कि राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य कैसा था, इस समय कैसा है। यही तो बात गैटिल कर रहे हैं, तो आपको भी सोचना चाहिए। तीसरा है सरकार का अध्ययन। हमने अभी क्या देखा, मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन, दूसरा राज्य का अध्ययन। हम क्षेत्र देख रहे हैं, बार बार हम कह रहे हैं कि हम क्षेत्र देख रहे हैं, और क्षेत्र में हम सबसे पहले मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करिए, हम राज्य का अध्ययन किए। अब हम सरकार का कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का भी हम किए थे। जब हम सरकार का अध्ययन करेंगे तो इसके तीनों अंगों, और 3 अंग कौन है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों अंगों का भी अध्ययन हम करेंगे। स्थानीय एवं राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन, जो लोकल लेवल पर जो प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर राष्ट्रीय जो समस्याएं होती हैं उसका भी अध्ययन करते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संबंधों का अध्ययन भी इसमें करते हैं। भाई इंटरनेशनल लॉ जो बना है राज्यों के बीच में, उसका भी अध्ययन करते हैं। और रिलेशन क्या है अंतर्राष्ट्रीय, उसको भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। राजनीतिक विचारधारा का अध्ययन, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए अब विचारधारा क्या होती है, विचारधारा एक किसी भी चीज़ को देखने का एक विशेष प्रकार का नज़रिया है, दृष्टिकोण है, उसी को हम विचारधारा कहते हैं। बाकी जब हम विचारधारा वाले कॉन्सेप्ट को देखेंगे आगे तो हम समझाएंगे आपको, ठीक है। विचारधारा, तो विचारधारा कई हैं। आप उदारवाद पढ़ेंगे, समाजवाद पढ़ेंगे, जो है आदर्शवाद पढ़ेंगे, गांधीवाद पढ़ेंगे और मार्क्सवाद पढ़ेंगे। तो ये सब विचारधाराएं हैं, इनका भी अध्ययन हम इसमें करते हैं। भाई आप उदारवाद पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उदारवाद बहुत बेसिक सा पार्ट है और बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ी आइडियोलॉजी ये है, क्योंकि इसी की आलोचना के स्वरूप में समाजवाद, मार्क्सवाद, ये सारी विचारधारा आती है। नारीवाद भी आता है, तो कई सारी फिलॉसफी आती है, ठीक है। और आदर्शवाद तो एंसेंट में था ही, गांधीवाद भी है, अपने गांधी जी का है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसका अध्ययन हम करेंगे, तो इसका भी अध्ययन इसमें किया जाता है, ठीक है। राजनीतिक दल, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, लोकतंत्र में एक हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र रूपी यंत्र का एक तेल है, क्योंकि इसके बिना लोकतंत्र नहीं चल सकता। अब कई सारे लोगों ने, जैसे गांधी हैं, एम एन रॉय हैं, ये सब तो दल विहीन लोकतंत्र की बात करते थे, लेकिन बना नहीं पाए आज तक, ठीक है। और राजनीतिक दल सरकार और जनता के मध्यस्थ का काम करती है, एक लिंकिंग पॉइंट है, जो जनता और सरकार के बीच में काम करती है, जो इनके जो प्रॉब्लम होती है यहाँ तक ले जाती है और इसके सलूशन को यहाँ तक, इसका काम ये होता है, ठीक है। दबाव समूह क्या होते हैं, दबाव समूह सरकार पर एक प्रभाव डालते हैं। कोई भी, जैसे डेमोक्रेसी में ये चीज़ें देखने को मिलती है, डेमोक्रेसी की ही ये विशेषताएं हैं। राजनीतिक दल, दबाव समूह, भाई कहीं तानाशाही व्यवस्था है, तुम्हारा राजनीतिक दल तो हो सकता है कोई हो, भाई एक राजनीतिक दल होगा जो तानाशाही बर्ताव करेगा, लेकिन प्रेशर ग्रुप्स नहीं होंगे, विरोध का उसमें कोई अधिकार नहीं होता। जबकि लोकतंत्र में आपके कई सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, भाई व्यापारियों का, स्टूडेंट का, वकीलों का, और मज़दूरों का, किसानों का, इन सब का अपना एक प्रेशर ग्रुप्स होता है, जो सरकार पर प्रभाव डालते हैं, सरकार को इन्फ्लुएंस करते हैं और अपनी बात मनवाकर कोई भी नीति या कानून बनवाते हैं अपने पक्ष में। ये बात होती है इसमें, ठीक है। तो इसका भी अध्ययन हम करते हैं, किसमें,
ट्रेडिशनल स्कोप में। ठीक है, अब जो ट्रेडिशनल अप्रोच था, उपागम था, उसकी विशेषताएं क्या थी, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या थी, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आपकी विशेषता क्या है, तो आपको अच्छे से जानना होगा, तो हमें आपकी विशेषता पहचाननी होगी, तब तो हम समझ पाएंगे आप कौन है। उसी प्रकार हम इसको भी समझने के लिए हमें इसकी विशेषता देखनी होगी कि ये कैसी थी। ठीक है, सबसे पहला है कि दर्शन शास्त्र से प्रभावित अध्ययन था ये। राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र दोनों मिला जुला था एकदम से। ठीक है, इसीलिए हम पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ते हैं। ठीक है, राजनीतिक दर्शन इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें जो बातें होती थी वो बड़ी दार्शनिक टाइप की होती थी कि राज्य ऐसे होना चाहिए, कोई कहता था राज्य इस प्रकार का होना चाहिए, कोई दूसरा कहता नहीं राज्य ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो अलग अलग उनका नज़रिया था, उसी अप्रोच से वो दार्शनिक बातें करते थे, इसलिए हम पॉलिटिकल फिलॉसफी कहते हैं। तो आपको पॉलिटिकल फिलॉसफी भी पढ़नी है सेकेंड ईयर में, या वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी आप पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि कई सारे विचारक होते हैं, उनके दृष्टिकोण से आपको देखना होता है कि वो किस प्रकार के राज्य के निर्माण की बात करते हैं। ठीक है, जैसे रूसो की समान इच्छा, अभी रूसो को आप नहीं समझ पा रहे, पढ़े होंगे तो रूसो को आप वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी में पढ़ते हैं, तो उनकी जो जनरल विल का जो कॉन्सेप्ट है वो एक दर्शन से ही लिया गया है भाई। जो अब वो कहते हैं कि भाई व्यक्ति में दो इच्छाएं होती हैं, एक यथार्थ और एक आदर्श। तो ये बातें तो आदर्शवादी टाइप की हैं, समझ रहे हैं भाई। जो व्यक्ति की इच्छा को दो पार्टों में बांट दे और कहे कि यही होती है, तो वो तो दार्शनिक बात हो गई। जैसे ग्रीन है, वो कहते हैं कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, विल है। ये भी दार्शनिक बातें हैं, उसके राजनीतिक दर्शन का ही विकास है, किसके, ग्रीन का। तो ये पॉलिटिकल फिलॉसफी ही है। जैसे प्लेटो भी बात करते हैं आदर्श राज्य की, आप पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, राजनीति सिद्धांत के निर्माण के लिए प्रत्यय, ईश्वरीय विधि, प्रत्यय मतलब होता है आइडिया, विचार, ईश्वरीय विधि कोई गॉड का लॉ हुआ, प्राकृतिक विधि नेचुरल लॉ, प्राकृतिक अधिकार नेचुरल राइट्स, जैसे पारलौकिक एवं पराभौतिक मान्यताओं पर या इनके आधार पर बनाया जाता था। क्या राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण इसी के आधार पर किया जाता था, किस समय, ट्रेडिशनल अप्रोच में। ठीक है, उसमें किनके बेस पर किया जाता था, फिर देखिए प्रत्यय, आइडिया। अब जब रूसो कहता है या फिर हम प्लेटो की बात करते हैं, प्लेटो एक यूनान के बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हैं, वो कहते हैं कि भाई जो प्रत्यय है, आइडिया है, उसी को हमें जानना चाहिए, क्योंकि विचार ही किसी व्यक्ति को उसके बुलंदी तक ले जाते हैं। और कोई भी वस्तु आपको दिख रही है, उसके पीछे एक विचार है, उसको जानना ही वास्तविक ज्ञान है, ऐसी बात करते थे वो। तो वो प्रत्यय था उनका एक, ईश्वरीय विधि। भाई मिडिवल एज में आएंगे, कई सारे लोग कहेंगे तो ईश्वर ने हमें इस प्रकार के कानून दिए, इसलिए हमें इस प्रकार के कानून का पालन करना चाहिए। प्राकृतिक विधि, भाई प्रकृति की जो एक विधि है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। प्राकृतिक अधिकार, आप उनको पढ़ेंगे लॉक को, तो वो कहते हैं भाई हमें तो संपत्ति, जीवन और स्वतंत्रता का प्राकृतिक अधिकार है, हम इसको लेकर पैदा हुए हैं। तो हमें धर्म, चर्च ये सब थोड़ी बताएंगे कि हमें क्या करना है, हम अपने से निर्धारित करेंगे हमें क्या करना है, ऐसी बात ये करते हैं। तो इन्हीं के आधार पर ये सिद्धांत बनाए जाते थे, तो ये मतलब कि बनाए जाते थे, तो ये दार्शनिक बातें होती थी। ठीक है, इनकी पद्धति क्या थी, अध्ययन पद्धति, मेथड, किस तरीके से इसका अध्ययन करते थे, एक प्रकार से तरीका हम समझ सकते हैं। ठीक है, निगमनात्मक पद्धति थी। ठीक है, दार्शनिक पद्धति, नीतिशास्त्र पद्धति तथा तर्कशास्त्रीय पद्धति, ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक, उपदेशात्मक, विवरणात्मक, परिभाषात्मक, इन सारे जो पद्धतियां हैं इसी को हम एक भाषा में कह सकते हैं कि निगमनात्मक पद्धति है। ठीक है, निगमनात्मक पद्धति है। अब निगमनात्मक पद्धति होती क्या है, थोड़ा इसको हम देखते हैं। एक और है इसमें, जैसे विधि के ऐतिहासिक, वर्णनात्मक, तुलनात्मक। अरस्तु ने 158 संविधानों की तुलना की है, और जब कंपेरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तब उसमें समझेंगे। निगमनात्मक पद्धति है क्या, थोड़ा हम इसको देखते हैं। सामान्य सिद्धांत बनाकर विश्लेषण करना। सामान्य सिद्धांत, कोई हम एक जनरल कॉन्सेप्ट बना लिए, थ्योरी बना लिए,
और हम अब उसी को सिद्ध कर रहे हैं कि हाँ ये ऐसा है क्योंकि ये पीछे ऐसा है। जैसे प्लेटो हैं, प्लेटो दार्शनिक राजा को मानक माना। उन्होंने कहा कि जो दार्शनिक राजा होगा उसी के राज्य में सभी को अच्छी स्वतंत्रता, मतलब कि सभी के व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है। ऐसी बात प्लेटो ने की। फिर उसको स्थापित करने के लिए उन्होंने छोटे छोटे विचार रखे। समझ रहे हैं? अब इसको हम थोड़ा एक एग्जाम्पल लें। जैसे हम कह दें कि भाई आप पागल हैं, या फिर सॉरी आप नहीं, कोई दूसरा मान लो, किसी को आप पागल कह दीजिए कि ये कोई पागल है, ठीक है, एक पुतला ही बना लेते हैं यार, ठीक है, ठीक है, ये पागल है, ठीक है, हमने मान लिया कि ये पागल है, ठीक है, हमने मान लिया। अब ये है कि नहीं है ये हमें नहीं पता है, लेकिन हमने मान लिया कि ये पागल है। अब हम इसे हम पागल सिद्ध करने के लिए तरह तरह के नियम या फिर विचार, अपने तर्क रखेंगे कि ये ऐसे ऐसा कार्य करता है यार, इसलिए ये पागल है। ये सबसे अच्छे से व्यवहार नहीं करता, ये उटपटांग व्यवहार करता रहता है, इसलिए ये पागल है। इस तरह की बात हम करने लगें कि यही तो निगमनात्मक पद्धति है। हम कोई चीज़ मान लिए और उसी को सिद्ध करने पर लग गए, ठीक है, समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार प्लेटो ने भी कहा कि भाई एक दार्शनिक राजा है या फिर जो आदर्श राज्य है वही अच्छा राज्य है। उसने मान लिया और उसी के आधार पर फिर उसी को स्थापित करने के लिए अपने विचार रखने लगा, छोटे छोटे विचार। आप देखेंगे कि आप न्याय का सिद्धांत वो रखेगा, शिक्षा सिद्धांत, साम्यवाद का, स्त्रियों का साम्यवाद, इस तरह के वो विचार रखते हैं अपने। तो किस लिए रखते हैं? क्योंकि इन्हें प्रूव करना है कि ये दार्शनिक राजा आदर्श राज्य होगा। समझ रहे हैं? इसके विपरीत है आगमनात्मक पद्धति, छोटे छोटे विचार बनाकर विश्लेषण करना, फिर सिद्धांत बनाना। भाई हम आपको डायरेक्ट ये नहीं कहेंगे कि आप पागल हैं, हम पहले आपके एक्टिविटीज़ देखेंगे, छोटे छोटे आपके जो बिहेव है उसको देखेंगे और उसका फिर विश्लेषण करेंगे कि क्यों कर रहे हैं आप ऐसा, इसके पीछे का रीज़न क्या है, एनालिसिस करेंगे उसका। और एनालिसिस के बाद जो हमें डाटा कलेक्ट होगा, हमें जो डाटा मिलेगा उसके आधार पर हम बताएंगे कि आप क्या हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये अरस्तु ग्रही है। अरस्तु ने यही पद्धति अपनाया है। उन्होंने पहले एक मतलब पहले छोटे छोटे विचार रखे, उसके आधार पर जो उन्होंने अपना सिद्धांत बनाया। जबकि प्लेटो एकदम विपरीत है, वो तो मान लिए कि आप पागल ही हैं, अब खाली सिद्ध करना है कि आप हैं ही, तो कुछ भी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप ये समझ गए होंगे। मूल्य प्रधान अध्ययन, मूल्य का मतलब वैल्यू है, वैल्यू का मतलब यहाँ नैतिकता से मान सकते हैं, ठीक है। जैसे प्लेटो ने रिपब्लिक में मूल्य माना कि न्याय को उन्होंने एक वैल्यू माना और कहा कि सद्गुण ही ज्ञान है, ठीक है। तो न्याय को वैल्यू माना और कहा कि न्याय के आधार पर हम एक राज्य का निर्माण करेंगे, जिसको उन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा, ठीक है। तो न्याय क्या है? एक वैल्यू है, समझ रहे हैं। सेंट ऑगस्टाइन ने सिटी ऑफ गॉड लिखा, यह भी नैतिक प्रधान बात है, मूल्य प्रधान बात है। टॉमस मोर ने यूटोपिया में ये बात की, मूल्य प्रधानता की बात, इनके यूटोपिया में ऐसा दिखता है, ठीक है। व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन, व्यक्तिनिष्ठ का मतलब होता क्या है पहले इसको समझिए। व्यक्तिनिष्ठ एक होता है, दूसरा होता है वस्तुनिष्ठ, ठीक है। एक होता है व्यक्तिनिष्ठ और एक होता है वस्तुनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ का मतलब किसी व्यक्ति का निष्ठ मतलब दृष्टिकोण, नज़रिया। जैसे हमारा नज़रिया, आपका नज़रिया, कोई दूसरा है उसका भी नज़रिया, तो हमारा जो निष्ठ है उस अप्रोच से हम बात करेंगे। पर्सनल हमारा वो है कि नहीं, हमसे नहीं मतलब है भाई, हम ये मानेंगे। जैसे हॉब्स ने कहा कि मानव स्वार्थी होता है, घमंडी होता है, वो भूखे भेड़िए के जैसा होता है, और वो जैसे ही वो देखता है और जैसे ही उसे लगता है कि आपसे कोई काम नहीं बनेगा, वो आपके विमुख हो जाएगा या फिर आपसे तभी तक वो व्यवहार करेगा, आपकी संपत्ति छीनने की प्रयास करेगा और भूखे भेड़िए के जैसे वो बर्ताव करेगा। समझ रहे हैं? हॉब्स ने इतना खराब मनुष्य को कहा। अब मनुष्य खराब है कि नहीं ये बात की बात है, लेकिन हॉब्स ने अपने अप्रोच से देखा, इसलिए वो व्यक्तिनिष्ठ है। व्यक्तिनिष्ठ का किसी विशेष व्यक्ति का विशेष नज़रिया, उसका पर्सनल ये विशेष होता है जो सभी जगह लागू नहीं हो सकता। भाई आपका विचार है तो आप समझें, कोई दूसरा क्यों अपनाए, ये हो सकता है आपकी आलोचना भी होगी। वस्तुनिष्ठ का मतलब
कि सामान्य सिद्धांत, जैसे हम ये कह दें कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है, तो अब इसमें किंतु परंतु नहीं लगेगा भाई, सभी व्यक्तियों के लिए गुरुत्वाकर्षण होगा। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के लिए होगा दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं होगा। भाई हम कहते हैं कि जो एलईडी होता है वो लाइट देता है, प्रकाश देता है, तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए देगा, कोई दूसरा है तो उसके लिए नहीं देगा कि हम इसको नहीं देंगे लाइट, ऐसा नहीं है, वो देगा। वो वस्तुनिष्ठ है, वो वस्तुनिष्ठ जो वस्तु है उसी के अप्रोच में है, वो प्रकृति के बेस पे है, समझ रहे हैं। तो व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ का मतलब यही होता है। तो व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन था उस समय। भाई जितने भी विचारक है वो अपने अप्रोच से बात करेंगे। हॉब्स आएंगे, मानव को ऐसे बताएंगे, लॉक आएंगे नहीं कहेंगे चूतिया होगा व्यक्ति ऐसा नहीं होता। व्यक्ति तो विवेकशील है, वो शांतप्रिय है, वो सहयोग चाहता है और उसमें बहुत ज़्यादा विवेक होता है। और बुरा वो तब बनता है जब उसके कुछ अधिकार छीनने लगते हैं, है ना। ऐसी बात ये करते हैं। रूसो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग दोनों लोग अच्छी बातें नहीं कर रहे हैं। भाई व्यक्ति जो होता है वो स्वभाव से तो अच्छा होता है, लेकिन जो समाज होता है वो बुरा उनको बना देता है। और रूसो कहता है कि भाई मनुष्य तो प्राकृतिक अवस्था में एक जो है निपट जंगली था, बहुत ही एक प्रकार से प्रकृति की गोद में स्वच्छंदता पूर्वक जीवन यापन करता था। और उस समय का मनुष्य बहुत ही निस्वार्थ था, अच्छा था। और आज का मनुष्य तो स्वार्थ अहंकार इससे लैस होकर घूमता है। ऐसी बात रूसो करते हैं। तो इनका अपना पर्सनल दृष्टिकोण है, इसलिए व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन है। ठीक है। अध्ययन विषय में निरंतरता, राज्य सरकार के औचित्य को सिद्ध करना, लगातार आदर्श राज्य व्यवस्था का चित्रण प्रस्तुत करना, न्याय समानता अधिकार कानून संप्रभुता राष्ट्रवाद आदि अवधारणाओं का विकास जो है दार्शनिक मूल्यतम अध्ययन है। ठीक है। संकुचित अध्ययन, संकुचित का मतलब क्या है? संकुचित का मतलब एक विशेष थोड़ा सा छोटा कह सकते हैं। ठीक है। संकुचित का मतलब छोटा विशेष प्रकार का, बहुत ब्रॉड नहीं, बहुत व्यापक नहीं, उसे हम संकुचित कहते हैं। पाश्चात्य में मौजूद साम्यवादी शासन व्यवस्था एवं विकासशील देशों लैटिन अमेरिका अफ्रीका एशिया की विभिन्न शासन व्यवस्थाओं के अध्ययन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें आप यूनान को ही पढ़ना है, आपको यूरोप को ही पढ़ना है। भाई यूनान से छूटेंगे तो आप रोम में पहुंच जाएंगे, और फिर जो है इटली के मैकियावेली पढ़ेंगे, रूसो हॉब्स लॉक रूसो पढ़ेंगे, फिर मतलब कि यूरोप का अध्ययन ही करेंगे। उसमें आपको एशिया अफ्रीका इनके विचारक नहीं देखने को मिलेंगे, इसलिए वो संकुचित अध्ययन है। समझ रहे हैं, छोटा अध्ययन है। ठीक है। तो ये परंपरागत जो राजनीति विज्ञान थे उसका जो विशेषता थी। अब हम आधुनिक दृष्टिकोण देखते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं आने का कारण क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध लिखे हैं हमने, पहले भी आपको शुरू में ही बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, बहुत जनधन की हानि हुई, जानमाल की हानि हुई थी, और उसके कारण राजनीति विज्ञान के जितने विचारक थे उन्होंने नए नए परिभाषाएं गढ़ना स्टार्ट कर दिया था। उन्हीं परिभाषाओं के रूप में इन्हें हम पढ़ेंगे। राजनीति विज्ञान के अनुसार आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा इस प्रकार है। किस प्रकार? पहला है राजनीति विज्ञान मानव क्रियाओं का अध्ययन है। दूसरा है राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। तीसरा है राजनीति विज्ञान राज्य व्यवस्था का अध्ययन है। चौथा राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। अब हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। राजनीति विज्ञान मानव क्रियाओं का अध्ययन है। ठीक है। तो मानव के राजनीतिक व्यवहार या उससे संबंधित राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। तो मानव के राजनीतिक व्यवहार का तो अध्ययन किया ही जाता है भाई, जो राजनीति में वो दबाव समूह में भाग लेता है, राजनीतिक दल में, ये सब तो किया ही जाता है। उसके सामाजिक जो है भाई, वो किस प्रकार के धर्म को मानता है, उसका वर्ग विभेद क्या है। ठीक है। वो किस प्रकार के समाज में आता है। भाई कई सारे समाज आपको देखने को मिलते हैं। उसका आर्थिक स्ट्रक्चर कैसा है भाई, जो अर्थ का सोर्स है वो क्या है, उसका कल्चरल भाई, उसकी जो सांस्कृतिक विरासत वो कैसी है। इन सब का भी अध्ययन हम मानव के राजनीतिक व्यवहार के अलावा करते हैं। ठीक है। इसलिए तो मानव क्रियाओं का अध्ययन है राजनीति विज्ञान। ठीक है। दूसरा राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन। ठीक है। कैटलिन का कथन है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है।
कैपलान कहते हैं राजनीतिक विज्ञान शक्ति के निर्माण एवं साझेदारी से संबंधित है। ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज द शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ द पावर। भाई शक्ति ही है जो व्यक्ति को कुछ भी करा देती है। शक्ति क्या है, शक्ति को थोड़ा हम बताएंगे आपको। शक्ति को आपको आगे पढ़ना है, लेकिन हम आप अभी थोड़ा बताते हैं। शक्ति मतलब ये है कि आप दूसरों से वैसा ही कार्य करा लें जैसा वो ना करना चाहता हो। जैसे हम हैं और हम आपका कार्य नहीं करना चाहते, तो आप ऐसा कुछ करिए कि हम आपका कार्य कर दें। अब शक्ति के दो रूप होते हैं, एक सॉफ्ट पावर, एक हार्ड पावर होता है। भाई जो हार्ड पावर होता है उसमें गोला बारूद तमंचा बम ये सब होता है, लेकिन सॉफ्ट पावर में विचारधारा होती है, आर्थिक शक्ति होती है, ये सब होता है। तो आप विचारों के प्रभाव में हमसे काम करा लें, ये भी हो सकता है। तो यही तो शक्ति है। शक्ति मतलब मनचाहा कार्य कराना दूसरों से, समझ रहे हैं। वो ना करना चाहते तो तब भी करा लेना, यही तो पावर है। व्यक्तियों के परस्पर शक्ति संबंध, व्यक्ति व राज्य के बीच शक्ति संबंध और राज्यों में शक्ति यानी कि राज्यों के आपस में जो शक्ति संबंध है, इसका अध्ययन किया जाता है। तो आप हैं, कोई आपका फ्रेंड भी होगा, उसमें आप सोचते होंगे कि यार इससे इस प्रकार का कार्य हम करा लें, तो शक्ति संबंध बना आपका। और व्यक्ति और राज्य के बीच तो बनता ही है। भाई जो लोग होते हैं वो मांग उठाते हैं राज्य या सरकार के खिलाफ, मतलब सरकार को नीतियाँ बनाने के लिए करते हैं, सरकार करती है और सरकार भी शक्ति का प्रयोग करती है। जो पुलिस है, फोर्स है, ये सब शक्ति के ही रूप हैं। और राज्यों में आपस में, भाई इंडिया है तो यूएसए या चाइना से यूएसए चाइना या फिर रसिया है, इन सब से कैसे संबंध बनाए, किस प्रकार से काम करवाए, ये तो शक्ति है, समझ रहे हैं। राजनीतिक विज्ञान राज्य व्यवस्था या व्यवस्था उपागम का अध्ययन है। तो यह सिस्टम थियरी या सिस्टम अप्रोच जो है, इसमें कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में आप इसे विस्तृत तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रमुख समर्थक हैं आमंड, डेविड ईस्टन, आर फैगन, ओके। इसमें क्या होता है, इसमें कहा जाता है कि समाज स्वयं में एक व्यवस्था है। व्यवस्था होती क्या है, थोड़ा हम इसको बताएं आपको। व्यवस्था होता है कुछ तत्वों का एक संगठन ही व्यवस्था है। जैसे समाज में क्या है, धर्म है, जाति है, वर्ग है, इनसे मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, संगठन बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक व्यवस्था, समझ रहे हैं। तो संपूर्ण समाज स्वयं में एक व्यवस्था है और राज्य व्यवस्था इस संपूर्ण समाज व्यवस्था की एक उप व्यवस्था, सब सिस्टम है। सोसाइटी इज ए सिस्टम एंड जो पॉलिटी है ये क्या है, एक सब सिस्टम है, किसकी, समाज व्यवस्था की, समझ रहे हैं। तथा यह उसके एक अभिन्न भाग के रूप में होती है, एक अभिन्न भाग है, ठीक है। तो राजनीति वगैरह सब समाज को इन्फ्लुएंस करती है, समाज राजनीति को करती है और समाज में रहकर ही राजनीति किया जाता है, इसलिए ये उपव्यवस्था है, समझ रहे हैं। अब इसके अंतर्गत और किसका अध्ययन किया जाता है, संविधान हुए, सरकार के तीनों अंग हुआ, ठीक है, राजनीतिक दल हुए, दबाव समूह, जनमत, पब्लिक ओपिनियन, निर्वाचन, इलेक्शन, चुनाव, निर्वाचन होता है जो, ये सब चुनाव व्यवहार, वोटिंग बिहेवियर, इन सब का अध्ययन किया जाता है। वोटिंग बिहेवियर आपको पढ़ना है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में। वोटिंग बिहेवियर का मतलब चुनाव को पहले हम ऐसा क्या करें कि चुनावी जो मतदाता हैं वो हमें वोट दे दें, यही तो चुनाव व्यवहार है। इन सब का अध्ययन किया जाता है पॉलिटी का अध्ययन मतलब के अंतर्गत। और आपको बता दें कि जो पॉलिटी पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत वाली बुक, उसमें ये सब तो पढ़ते हैं। आप संविधान पढ़ेंगे, कुछ संविधान पोर्शन, सरकार के अंग पढ़ेंगे, राजनीतिक दल भी होगा, दबाव समूह, ये सब तो होता है उसमें, यही तो पॉलिटी है, समझ रहे हैं। तो इसका अध्ययन आप करते हैं। व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार भी इस व्यवस्था का एक अंग है। अब समझे आप कि भाई कोई भी व्यक्ति व्यवहार करता है तो वो अपने समाज के इन्फ्लुएंस में ही तो करता है। भाई जहाँ वो रहता है वहाँ के वातावरण का प्रभाव ही उसके व्यवहार को निर्धारित करता है, इसलिए इसका भी अध्ययन किया जाता है। और व्यक्ति का जो व्यवहार प्रभावित होता है समाज से, आर्थिक व्यवस्था से, सांस्कृतिक पक्ष से, समझ रहे हैं। राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। निर्णय की प्रक्रिया एवं निर्णय निर्माण पर निर्णयकर्ताओं के व्यक्तित्व जो शासन में शीर्ष पर हैं, वो जो जब कोई डिसीजन लेते हैं या पब्लिक पॉलिसी बनाते हैं
तो उन पर कौन कौन से एलिमेंट्स इफेक्ट करते हैं, वही तो निर्णय निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो इसमें यह देखा जाता है कि भाई जो निर्णय निर्माता है वो उसके व्यक्तित्व, अभिरुचि, संस्कृति, धर्म, जिस धर्म से होगा, जिस संस्कृति होगा, उसका अभिरुचि क्या है, ठीक है, रुझान किस चीज़ में है, और राजनीतिक विचारधारा क्या है, मानसिक स्तर क्या है, कितना वो पढ़ा लिखा है, ये सब प्रभाव डालते हैं किस पर, जो वो निर्णय ले रहा होता है उस पर ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए व्यवस्था निर्णय प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग सिद्धांत में से हम पढ़ते हैं। इसके प्रमुख समर्थक जो है रिचार्ड सी सिंडर है। ओके, इसको हाईलाइट कर लीजिए आप, ठीक है। पिनाक एवं स्मिथ कहते हैं कि इन्होंने परिभाषा दी है राजनीति विज्ञान का कि क्या है मतलब जो रियल में आपको इस समय है, यथार्थ मतलब जैसा है, जो जैसा है उसको वैसा ही देखना यथार्थ कहा जाता है। तो क्या है और क्या होना चाहिए, आदर्श। जब चाहिए शब्द लग जाए तो मान लीजिए ये आदर्श की बात हो रही है, हमें नैतिक होना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए, ये क्या है, चाहिए, कोई बोलता नहीं है लेकिन चाहिए, तो ये आदर्श की बातें हैं। और इन दोनों के बीच यथासंभव समन्वय कैसे प्राप्त किया जाए, इस दृष्टि से हम सरकार तथा राजनीतिक प्रक्रिया के व्यवस्थित अध्ययन को राजनीति विज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। इसमें शामिल होता है व्यवहारवाद है शामिल, व्यवस्था सिद्धांत, विकासशील देशों का अध्ययन इसमें करते हैं, ठीक है। राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा है परंपरागत और आधुनिक, उसमें अंतर हम कर लेते हैं। इसको आप लिख लीजिए, परंपरागत आधुनिक हमने लिखा है, कि बीच में लाइन आप पा लीजिएगा इसे। तो जो परंपरागत के समर्थक हैं, विचारक ये हैं भाई गेटिल, गार्नर, लास्की, गिलक्राइस्ट, लीकॉक, ये सब हैं। और आधुनिक समर्थक में कैटलिन हैं, केपलान हैं, लासवेल हैं, पिनाक है, स्मिथ है, हसजार हैं, ये सब हैं, ठीक है। जो परंपरागत दृष्टिकोण है ये सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले का है और आधुनिक दृष्टिकोण सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद का है। ओके, जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो आदर्शवादी है, मूल्य प्रधान है, व्यक्तिनिष्ठ है, और जो आधुनिक है वो यथार्थवादी है, मूल्य निरपेक्ष है, किसी विशेष मूल्य को नहीं मानता, वस्तुनिष्ठ है, जो सत्य है उसी को मानता है, ठीक है। परंपरागत में क्या होना चाहिए की बात की जाती है, आधुनिक में क्या है इस समय उसकी बात की जाती है। परंपरागत में अनुशासनात्मक अध्ययन किया जाता है, एक विशेष प्रकार, एक ट्रेंड में किया जाता है, जबकि इसमें अंतर अनुशासनात्मक, आपको पॉलिटिकल साइंस का अन्य विषय से रिलेशन भी देखना है तो ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ही है आपको पढ़ना, एक प्रकार से फिलॉसफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, और सोशोलॉजी है, साइकोलॉजी है, ये सब पढ़ेंगे इसमें आप, ठीक है। औपचारिक अनौपचारिक में अंतर है, ये औपचारिक है, ये अनौपचारिक है, ये फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है, ठीक है। ऐतिहासिक, दार्शनिक, तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग, इसमें सांख्यिकी, गणितीय और सर्वेक्षणात्मक, ये ऊपर का मात्रा नहीं होगा, आप देखिएगा, ठीक है, गणितीय होगा, ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है टाइप में, तो आप कर लेंगे इसे। तो जब ये सांख्यिकी, ये गणितीय, ये सब करता है तो इसका मतलब ये है कि ये विज्ञान की बात करता है। जब हम नेचर देखेंगे तो नेचर में तो यही तो देखना है हमें कि राजनीति विज्ञान क्या है, ठीक है। इसके बाद हमारी जो क्लास होगी वो प्रकृति होगी, राजनीति विज्ञान के प्रकृति। इसमें हम देखेंगे राजनीति विज्ञान विज्ञान है, कला है, अथवा दोनों है। तो कुछ विचारक आएंगे, कहेंगे ये कला, ये विज्ञान कौन कह रहा है, चूतिया जो कह रहा है, ये तो कला भी नहीं है, कुछ लोग ऐसे कहेंगे, और कुछ लोग कहेंगे नहीं कला है, कुछ लोग कहेंगे दोनों है। तो देखेंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और कमेंट खूब करिए जितना हो सके। आपके जितने क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, सब आप कमेंट में करिए, हम आपको बताएंगे। थैंक यू, सत श्री अकाल, बाय बाय, थैंक यू।